स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि 1000 लाइक करवा दीजिए और 100 कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एक बंदा सिर्फ एक ही कमेंट काउंट होगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से मिलने के लिए जाता है, तो वहाँ पर किसी बंदे को देखकर सरप्राइज हो जाता है और एक स्मेल सुनाई देती है, मतलब एक स्मेल आती है इसको, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वही अगरबत्तियों की स्मेल है जो कि मुझे उस 5 चैनल के लीडर की बॉडी से आने में लगी हुई होती है। और बात करें 5 चैनल बॉडी के लीडर से, तो गाइस ये वही बंदा है जो कि काफी एपिसोड्स पहले आया था और जिसे हम लोग टावेस्ट ऑफ 5 पास के नाम से भी जानते थे। इसे बस बुलाने का तरीका बदल दिया है और कुछ भी नहीं। हम इसे टावेस्ट करके बुला लेंगे अभी के लिए, क्योंकि समझ जाओगे कि आप ये बंदा कौन है। और तभी कहने लगता है कि मुझे याद आ गया, जब मैं बर्थडे मनाने के लिए गया था 3 साल पहले, तब मैं इस बंदे से मिला था। और तभी उसे एक बात याद आती है कि अगरबत्तियों के इस्तेमाल आई मीन अगरबत्तियों की स्मेल का इस्तेमाल ये इसलिए करने में लगा हुआ है ताकि इसकी बॉडी से जो सड़ी हुई बॉडियों की बदबू आती है ना, वो ना आए। लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट कुछ कर तो नहीं सकता, तो वो अपने मास्टर के पास जाता है और सबसे पहले 5 चैनल लीडर को सैल्यूट करने लगता है, यानी कि उस टाओइस्ट को। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी किस्मत वाकई में ज्यादा अच्छी है कि होपफुली कि अभी तक इस बंदे को इस बारे में पता नहीं है कि मैंने इनके दोनों के दोनों डिसिपल्स को मार दिया है। तभी वे टाओइस्ट हमारे एमसी को देखकर खुश होने लगता है और कहने लगता है, ओ तो ये है सेक्ट लीडर लियू का डिसिपल। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज्यादा डिग्निफाइड है। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट आपके स्टूडेंट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और तो और मैंने ये भी सुना है आपके जो डिसिपल है उन्होंने गोस्ट टेरराइज जो हु फैमिली में हो रखा था, इतना ज्यादा हंगामा गोस्ट के कारण, उनसे निपट रहा है। उस सिचुएशन से भी वो निकल कर आ गए। ये बात सुनने के बाद टाओइस्ट हंसता है और उससे कहने लगता है कि ये बस कुछ नहीं, छोटी मोटी बात थी। और वह कहते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगता है कि अच्छा, जो हम दोनों के बीच में बात चल रही थी वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। मैं तुम्हारे सेक्ट पर निर्भर रहने वाला हूँ, सेक्ट लीडर लियू। तभी सेक्ट लीडर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो दूसरों पर डिपेंड होगा वो मैं हूँ तुम पर डिपेंड रहने वाला 5 चैनल लीडर। और वह टावस्ट वहां से जाने लगता है। तभी हमारा एमसी अपने मास्टर से कहने लगता है और पूछने लगता है, मास्टर आखिरकार ये जो 5 चैनल लीडर है वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि नेचुरली सी बात है कि ये तो यहाँ पर उन डाकू से निपटने के लिए आए थे। जिस बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरबराज होते हुए अपने मास्टर से पूछने लगता है, क्या जो 5 चैनल लीडर है वो भी हमारे साथ जाने वाले हैं क्या उनसे निपटने के लिए। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो 5 चैनल लीडर है और जो डाकू लोग हैं वो डेफिनेटली उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर मौजूद है। अगर मेरे मास्टर इनके साथ गए तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। और जब इस बात का हमारे एमसी को अंदाजा होता है तो सबसे पहले वो अपने मास्टर को वार्निंग देता है और उससे कहने लगता है कि मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आपको 5 चैनल लीडर से थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि उन डाकुओं के और इन 5 चैनल लीडर का बीच में ना कोई रिलेशनशिप तो जरूर है। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये तुमने ये बात कहाँ से और किससे सुन ली है। इस तरीके के झूठ मत फैलाया करो इधर उधर, ये गलत बात होती है बच्चे। लेकिन बाद में आकर उसका मास्टर एग्री भी होता है और उससे कहने लगता है, खैर तुम्हारी बात को मानने में इतना ज्यादा मतलब बुरा भी नहीं है अगर थोड़े बहुत सावधान हो भी जाओगे। तुम अपने मास्टर की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत तो बात मान ही सकता हूँ और थोड़ा बहुत तो ध्यान दे ही सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने ये सुना है कि हमारा जो दुश्मन है उनके पास बहुत मात्रा में वेपन्स भी हैं। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लगता है कि उन वेपन्स की डील के बारे में मुझे पता है, तो मैं अपना माउथ इधर उधर चलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी अगर ये आर्मी वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो गई तो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया मास्टर। और उसका मास्टर जाते जाते उससे एक बार और कह जाता है कि तुम भी इस बारे में प्रिपरेशन करना तैयार कर दो, क्योंकि हम लोग कल सुबह सुबह एक ही काम करने वाले हैं और वो है उन डाकुओं से फाइट करना। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और शौक से भर जाता है। और तभी अगले ही सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन में कई सारे आर्मी बहुत ज्यादा लोग वहां पर सेट के जा रहे होते हैं अपने वेपन्स को लेकर। और उन्हीं में हमारा एमसी और शॉपिंग होता है। उसको देखते हुए शॉपिंग हमारे एमसी से कह रहा होता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा लार्ज सीन हो रखा है। हमारे साथ इस बार कोई और नहीं बल्कि मैं सेक लीडर, 2 प्रोटेक्टर्स, लॉर्ड यांग, वू बातो, और इतना ही नहीं बल्कि मैं डीपर हैंड ली हुए और जनरल सू ही जो कि लॉर्ड ही के अंडर में काम करेंगे। लॉर्ड ली वही ऑफिशियल जो कि आया था यहाँ पर। और ये सारे के सारे मिलाकर 7 मास्टर हो जाते हैं क्यू रियलमी के। तभी वहां पर एल्डर शॉपिंग की ये बात सुनते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान मत भूलना उस ब्लैक रॉब्ड एल्डर के बारे में। और इतना ही नहीं बल्कि मैं जो 5 चैनल लीडर है उसको मिलाकर हमारे पास टोटल 9 मास्टर हो गए हैं। इसकी ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सामने देखता है और क्या पाता है कि जो काले कपड़े पहना हुआ है जो एल्डर, उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जो ब्लैक रॉब्ड है ना एल्डर है, उनका नाम गोंग वन क्वीन है।
और ये एक कल्टीवेटर है 6th लेवल क्यू रिफाइनमेंट स्टेज पर। और बात करें रियलमी के टर्म में, ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि जो ओल्ड टेम्पल प्रीस्ट जो प्रीस्ट है ना ओल्ड टेम्पल का, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ तो किसी और बंदे के लिए, और वो है सबसे ज्यादा मेरी चिंता का कारण वो और कोई नहीं बल्कि मैं 5 चैनल लीडर है। मैंने अपने मास्टर को वार्न तो कर दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को ये इतनी ज्यादा बुरी तरीके से नकारेंगे नहीं और थोड़ा बहुत याद रखेंगे और सावधान रहेंगे। क्योंकि एक बार उस बंदे को ये पता चल गया कि मैंने उनके 2 डिसिपल्स को अपने हाथों से मारा है, तो भाई मैं तो खत्म भाई, वो बंदा मेरे पीछे ही पड़ जाएगा मुझे मारने के लिए। दूसरी तरफ शाओपिंग हमारे एमसी से कह लगता है कि हमें लगता है कि हम लोग वाकई में उन डाकुओं को ओवर एस्टिमेट करने में लगे हुए हैं। तभी ये बात सुनने के बाद कोई आता है और उससे कहने लगता है वो सभी के सभी लोग वहां पर फाइट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि में हमारे एमसी का अंकल मिंग होता है। वो उसकी ये बात सुनते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग पीछे की तरफ रह जाएंगे उस टाउन में, ताकि अगर पायरेट्स ने अचानक से हमला कर दिया इस जगह पर तो वो लोग उनसे निपट सकते हैं। तभी अंकल मिंग हंसने लगते हैं और वो हमारे एमसी को कहने लगते हैं कि जो सेक लीडर थे वो तुम्हारी सेफ्टी को लेकर थोड़ा चिंतित में थे, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। और हमारा एमसी जब हंसने लगता है तो अंकल मिंग उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल मारते हुए मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उस वक्त बहुत समय पहले मैंने बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का कदम उठाया था, और जो सिंपल एक्शन मैंने लिया था वो जीयू के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद वाला अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा, और वो इतना ज्यादा पावरफुल बंदा बन जाएगा वो भी इतनी जल्दी। और जबकि हमारा एमसी यानी कि जीयू इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, इसकी मदद से मैं मैनेजर बन पाया उस डॉग्स का। ये सारा का सारा इस जीयू के कारण ही हुआ है। तभी वहां पर एल्डरटोंग आते हैं, उससे कहने लगते हैं कि स्टीवर्ट जू, यानी कि ये अंकल मिंग के बारे में बात कर रहा है ना, क्योंकि इसका पूरा नाम जू मिंग है। जहां पर अंकल मिंग से ये पूछ रहा होता है कि जो पायरेट्स हैं वो वहां यहाँ पर अटैक करेंगे हम पर या नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद अंकल मिंग उससे कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या करे वे लोग, लेकिन अगर हमें उसकी हर चीज की तैयारी कर कर रखनी चाहिए कि आखिरकार वो अटैक कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्या पता हमारे क्विंगी टाउन के जो वाटर रूट है उधर से भी अटैक कर सकते हैं, तो हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। और आज पूरे आसपास के इलाके में जो क्विंगी टाउन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसे खो दिया, यहाँ पर हमें इस क्विंगी टाउन में कुछ भी लॉस हो गया, तो अगर हम लोग उन डाकुओं को भले ही पूरी तरीके से तबाह कर दे, लेकिन हमारा जो मिशन है वो फिर भी फेल हो जाएगा। तभी नेक्स्ट में हमें गोस्ट हेड बंडिट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिशियल आने के बाद वहां पर बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो गोस्ट हेड बंदित के जो लोग हैं वो सभी के सभी लोग इस माउंटेन फोर्ट्रेस में रहते हैं, और इस समय पर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा बिजी होंगे, चुपकर बैठे हुए हैं। हमारा ये बिल्कुल सही समय है इन पर अटैक कर इन्हें निपटाने का। और तभी वे 5 चैनल लीडर से कहने लगता है कि बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। और तभी 5 चैनल लीडर अपनी क्यू का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी 2 उंगलियों में उन्हें इकट्ठा करने लगता है, और जैसे ही ऐसा करता है आसमान की तरफ उंगलियां आसमान से बिजली कड़कने लगती है। ये देखने के बाद वहां पर जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, और आसमान से कुछ गिरने लगता है, बारिश जैसा दिख रहा है। बट ये बारिश वगैरह नहीं बल्कि मैं उस बुड्ढे की आइस रेन टेक्निक होती है, जिससे कि आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल नीचे गिरने लगते हैं। आसपास जितने भी जाल होते हैं उस क्रिस्टल के धमाके के कारण सारे के सारे जाल फेल हो जाते हैं, और सारे के सारे ट्रैप्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि किसी भी बंदे को चोट नहीं लगती। और इन लोगों ने कई सारे ऐसे जाल भी बिछा रखे होते हैं जिनके बारे में तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन फिर भी इस टेक्निक के कारण सारे के सारे जाल एक्टिवेट हो जाते हैं और सब कुछ उन्हें दिखाई दे जाता है। इस सिचुएशन को देखने के बाद शॉपिंग उससे कहने लगता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा ट्रैप्स बिछा कर रखे हुए हैं, अगर हम वाकई में इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पर जाने लगते और बिना किसी जांच पड़ताल के अंदर चले जाते, तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ता और हमारे बहुत ज्यादा लोग मारे भी जाते। और इतना कहने के बाद जो ऑफिशियल के सोल्जर्स होते हैं वो उन्हें ऑर्डर देता है उन पर अटैक करने के लिए, और खुद भी कूद पड़ता है उन पर अटैक करने के लिए। तभी शाओपेंग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो भी कहने लगता है कि चार्ज अटैक हमला कर, अबे साले मर जाएगा तू। और जैसे ही वो जा रहा होता है तभी हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक देता है, और उससे कहने लगता है कि अगर ये गेट टूट जाए उसके बाद हम लोग को अटैक करेंगे तो भी वो ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा। अगर वहां पर एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो वहां की अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत भी बदली तो हमें रिएक्ट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। और जब इतने ज्यादा चिल्ला कर वो लोग आने में लगे हुए होते हैं तभी उस फोर्ट्रेस के अंदर से आवाज आती है किसी की रिलीज करने की कुछ चीज, और हमें पता चलता है कि इस फोर्ट्रेस के अंदर कई सारे एरोस निकलने में लगे हुए हैं, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि इनके पास भी कुछ ऐसी चीज है। और इस सिचुएशन को देखने के बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनके पास इतने ज्यादा मात्रा में क्रॉसबोज हैं, क्रॉसबोज जो कि किसी सिटी को डिफेंड करने के लिए काम आते हैं इतने ज्यादा मात्रा में। तो और शॉपिंग ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि अगर ये जीयू ने मुझे यहाँ पर रोक कर नहीं रखा हुआ था तो इस वक्त मेरी डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती। ये बात सुनने के बाद एल्डरटोंग उससे कहने लगता है कि वह बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं डीपर हैंड ली हुई है,
तभी सामने वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर सभी के सभी एरोस से बचने में लगा हुआ होता है, डीपर हेड ली हुए। लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग मर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है कि ली हुए अपने सारे के सारे माना को, आई मीन जो एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, अपनी बॉडी से अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है और आसपास के जितने भी एरो होते हैं उन्हें किक करके तोड़ने लगता है, दूसरी डायरेक्शन में भेजने लगता है और फुल फोर्स के साथ, फुल स्पीड के साथ जा रहा होता है उस दरवाजे को तोड़ने के लिए। और तभी सारी की सारी एनर्जी उस दरवाजे को तोड़ने में लगा देता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे देखो कि मैं इस फोर्ट्रेस के दरवाजे को किस तरीके से तोड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही वो फुल पावर का इस्तेमाल करता है तो हमें अंदर दिखाया जाता है कि अंदर बहुत बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो इस पत्थर पर जाकर गिरने लगती है, जिससे कि जो दरवाजा जो तोड़ने की सोचने में लगा हुआ था उसके टूटने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, जिससे कि वो रास्ता नहीं खुलता। इसको देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर इतना बड़ा पत्थर क्या आने में लगा हुआ है, वो भी इस तरह की सिचुएशन में। और इस गेट के टूटने के बाद क्या ये किसी का डिवाइन मैजिक है किसी तरीके का? क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस गोस्ट हेड बनने में कोई ऐसा बंदा है जो कि डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उड़ते उड़ते उनकी तरफ जाने लगता है, और एक ही नहीं बल्कि में उन पत्थरों की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो एक एक कर उन पर गिरने लगते हैं। ये देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है जो कि दरवाजे को तोड़ने के लिए आया था, क्योंकि वह पत्थर उसी के ऊपर गिर रहे होते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है और अपने हाथों से उस पत्थर को रोकने में कामयाब तो रहता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन पत्थरों की संख्या बढ़ने के कारण वो अपने मुंह को चेंज कर देता है और वो बाद में अपने डीपिंग हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उस पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी अगले ही पल हमें हमारे सेक्टर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से जाओ और इस फोर्ट्रेस के गेट को यहीं पर तोड़ दो। ये बात सुनने के बाद जो बंदा उसे तोड़ने के लिए गया था वो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी पावर से इसे तोड़ सकता हूँ। और वो बंदा फिर से अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उस दरवाजे को खोल सके, और जैसे ही वो उसको तोड़ देता है तो वहां पर उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हम अगले ही पल हमारा सेक्टर मास्टर वहां पर आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही सेक्टर मास्टर का अटैक उस पत्थर पर लगता है तो उस पत्थर में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिससे कि वहां पर एक दरवाजा बन जाता है, अंदर जाने का रास्ता बन जाता है और सारे के सारे पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है अब उन्हें रोकने के लिए। ये बात जानने के बाद बाकी के जो नॉर्मल लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि जो फोर्ट्रेस गेट है वो टूट चुका है, अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। और उसके टूटने के बाद जो ऑफिसर्स की आर्मी होती है, सेना होती है, सोल्जर्स होते हैं, वह सभी के सभी लोग अंदर चार्ज कर बैठते हैं उन लोगों को मारने के लिए। और उस विलेज के जितने भी डाकू लोग होते हैं जब वो उस आर्मी को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर आर्मी अंदर आ चुकी है, हमें अपने फोर्ट को संभाल कर रखना होगा, हम इन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। और वह सभी के सभी लोग अपनी जान पर दाव लगाने के लिए, आई मीन अपनी जान पर खेल कर उन पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और घुस पड़ते हैं उनसे लड़ने के लिए। तभी जो ऑल्डर टोंग होते हैं वो जीयूए और शॉपिंग से कहने लगते हैं कि हमें भी जाकर फाइट करनी चाहिए, जो आसपास साइड में जितने भी डाकू लोग खड़े हुए हैं उन सभी लोगों को मारो तुम लोग जाकर, और जो फोर्ट्रेस मास्टर है उसे एलिमिनेट करने का जो टास्क है वो हम लोग सेक लीडर पर छोड़ देंगे। इस बात को लेकर हमारा एमसी भी एग्री हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वैसी सिचुएशन जा रही है जैसे कि मैं चाहता था, अगर मैं साइड्स में रहता हूँ तो मेरे लिए सिचुएशन का ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी हमें उस फोर्ट्रेस के लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाते हैं अपने वेपन्स को लेकर, अपने साथियों को लेकर, और उनमें से एक कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है कि हमारी बारी अब यहाँ पर अपनी पावर दिखाने की, और इन्हें दिखा दो कि आखिरकार हमारा जो गोस्ट हेड बंदिश ग्रुप है, जो विलेज है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और तभी एक बहुत बड़ी एक्स का इस्तेमाल कर वह उन लोगों को काटना चालू कर देता है और नॉर्मल लोगों को मारने के बाद कहने लगता है तुम्हारा जो प्लान था हमारे गोस्ट हेड बंदिश को पूरी तरीके से निपटाने का वो तो यहाँ पर फेल हो चुका है, बस तुम इतने ही पावरफुल लोगों को लेकर आए हो यहाँ पर हमें मारने के लिए। और दूसरा बंदा भी इनका आम लोगों को गाजर मूली की तरह काटना चालू कर देता है। और इस फेटे को तो देखो भाई, काटने में बहुत ज्यादा मजा लेने में लगा हुआ है ये बंदा तो। और जब इस तरीके से उनकी फाइट चल रही होती है तभी एक और बंदा वहां पर आता है और आई मीन शायद वो एल्डर वगैरह है, तो उसको देखकर उसे बताने लगता है कि जो क्विंग फैंग फोर्ट्रेस के फोर्ट्रेस मास्टर थे उसे तो मैंग हेशू के द्वारा सिर्फ एक ही बार में एक ही अटैक में मार दिया गया है। ये बात सुनने के बाद दूसरा एल्डर से कहने लगता है क्या मैंने सुना है कि वो इंटरनल रिफाइनमेंट के पीक स्टेज पर था, तो आखिरकार जो इनर क्यू की रियलमी पर वो उस पर कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रूमर्स हमने सुने थे जहां पर गोस्ट हेड बंडल्स के पास एक ऐसा पोर्शन था जिससे कि तुम अपनी लिमिट्स को बढ़ा सकते हो, क्या ये सच है? दूसरी तरफ उस ऑफिशियल को दिखाया जाता है जो कि उस पर दूसरे लोगों को मारते हुए अटैक करते हुए कहने लगता है कि वू योंग, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए नहीं आए हो? तभी एक और डाकू उस बंदे पर अटैक कर देता है, वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ, ताकि वो उसे मार सके। और जब उसका साथी बाकी लोगों को मारने में लगा हुआ होता है तभी एक और बंदा आता है और कहने लगता है कि लियू जीपिंग, आखिर तेरी हिम्मत कैसी मेरे साथियों को इस तरीके से मारने की?
यहाँ पर ऑफिशियल्स के जितने भी आर्मी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एल्डर्स वगैरह होते हैं, उनकी तरफ से जो फाइट कर रही होती है, वो लोग मैंग हेशू पर अटैक कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आज वह दिन है जब तुम मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद वो फैटी चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बर्निंग सनसेट के बास्टर्ड लोगो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे? तुमने क्या समझ रखा है अपने आप को? और तभी अगले ही पल हमें हमारे सेक्टर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक घर के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ये रूम तो ये फोर्ट्रेस मास्टर का बेडरूम होगा जरूरी। और जैसे ही वो लोग उस रूम के पास जाते हैं तो वहां से एक बंदा बाहर निकलता है, जिसको देखकर कहने लगते हैं सभी के सब लोग, इसने फाइनली ये बंदा अपने आप को शो कर रहा है, यानी कि इस पूरे के पूरे विलेज का लीडर है ये बंदा। और उसके शो होने के बाद दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर लोगों को मारकर उसकी जो एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसके पॉइंट्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ होता है। और इसी को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है, अगर मैं इसी तरीके से लोगों को मारते रहा और मैंने कई सारे पॉइंट्स इकट्ठे करते रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्द ही 30 या 40,000 तक तो पहुंच ही जाऊंगा आराम से। तभी हमारे एमसी की नजर किसी और चीज पर जाती है, जिसको देखकर वह सरप्राइज हो जाता है और सामने से उसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो दिख रही होती है। और वो उसको देखकर समझ जाता है कि ये तो स्पिरिचुअल वेपन की मूवमेंट्स है वहां पर। क्या जो मेरे मास्टर हैं और जो 5 चैनल लीडर हैं उनके यहाँ से आ रही है क्या ये सारी के सारी टेक्निक्स और जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है वो? तभी हमें नेक्स्ट सीन में वो 5 चैनल लीडर को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर अपनी आइस एरो टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। और सारे के सारे एरोस को बुलाने के बाद, समन करने के बाद उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो डाकू को लीडर होता है वो उनसे बचने में कामयाब रहता है। और ब्लैक लव वाला जो एल्डर है वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए वहां पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे एक ओपनिंग मिल चुकी है इस बंदे पर अटैक करने के लिए। और अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने हाथों में इकट्ठी कर उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक स्पिरिचुअल फायर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस बंदे को मार सके। और उसका यह पावरफुल अटैक डायरेक्टली उस लीडर के जापर इस लीडर के मुंह पर जाकर लग जाता है। लेकिन उसे ज्यादा कुछ खास नहीं होता। ये देखने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह की कंफ्यूज स्किल है भाई इस बंदे की, इस बंदे को मेरे अटैक से भी कुछ ना हुआ। और वो बिना किसी परेशानी के बीच में सेंटर में खड़ा हुआ है। तीनों तरफ से 3 लोगों ने उस बंदे को घेर लिया है अकेले उस बंदे को मारने के लिए। जब इस सिचुएशन को हमारा एमसी का मास्टर देखता है, सेक्टर मास्टर देखता है, तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है, यहाँ तक कि जो डिवाइन मैजिक है वो भी इसकी बॉडी को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता कि आखिरकार इस बंदे का, यानी कि गोस्ट हेड बनने से फोर्ट्रेस का जो मास्टर है उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये बंदा कहाँ से आया है भाई। जब हमारा एमसी इस सिचुएशन को देखने लगता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो 5 चैनल लीडर है और गोंग वैंकिंग उसको देखकर लगता है कि इनमें कोई भी परेशानी नहीं है। और जांग यूचेंग मास्टर के जो ब्रदर थे और शायद जो 5 चैनल लीडर के जूनियर ब्रदर थे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आखिरकार कहाँ छुपकर हम पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं ये लोग। जब ये इतना सोचने में लगा हुआ ही होता है तभी पीछे से उस पर कोई अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन वहां पर बीच में आते हैं अंकल मिंग, और जो अटैक हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा था अंकल मिंग उस अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं और उस अटैक को वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन तभी हमें एक टकले को दिखाया जाता है जो कि बहुत पावरफुल दिखने में लगा होता है। अंकल मिंग को चोट लग जाती है जिससे कि वो मूव नहीं कर पा रहे होते और वो अंकल मिंग पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम यहीं पर मर जाओ। लेकिन जब ये चीज हमारा एमसी देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक से भर जाता है और सरप्राइज हो जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे अंकल मिंग पर इस तरीके से अटैक करने की, तेरी जात का पैदा मारूं। और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है जिससे कि इस टकले की ऐसी की तैसी हो जाती है। जब वह टकला इतना ज्यादा पावरफुल अटैक महसूस करता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा शार्प होता है कि पीछे जो लकड़ियों के बिल्डर्स बने होते हैं ना वो उनके तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कट जाता है मक्खन को काट रहा हो जैसे। इसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है गंदी तरीके से और पागलों की तरह अपने वेपन को इधर उधर घुमाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मर जाओ मेरे हाथों से। जब वो अटैक हमारे एमसी की तरफ बढ़ने में लगा होता है तभी इस मौके का फायदा उठाते हैं हमारा एमसी सबसे पहले तो डिवाइन एंटेंगल हैंड का इस्तेमाल करता है, जो कि उसके सेक्टर मास्टर की टेक्निक होती है सबसे पावरफुल। और जब वो इस तरीके से उसके वेपन को गोल गोल रानी की तरह घुमाने लगता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है टकला। और जब हमारा एमसी उसके वेपन को उसके हाथों से छुड़ा देता है तभी वो अपने हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके छाती पर दे मारता है, जिससे कि वो टकला जमीन पर जाकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन जब अंकल मिंग इसको फाइट करते हुए इस तरीके से देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं मन में सोचते हुए कि ये डिवाइन एंटेंगल हैंड है जो बाई जीव है वो इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है, वो भी इतने कम समय में, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस बंदे ने तो इनर रिफाइनमेंट एक्सपर्ट को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी हमारा एमसी अंकल मिंग से पूछने लगता है, अंकल मिंग क्या आप ठीक हैं? तभी अंकल मिंग उससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जब उनकी बातें चली रही होती है तभी एक धमाके की आवाज सुनाई देती है उनको, जहां पर दिखाया होता है कि एक डाकू के साथ कई सारे लोग मिलकर फाइट करने में लगे हुए होते हैं।
लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन होती है वो ठीक नहीं लग रही होती, क्योंकि वो जो डाकू है उन ऑफिशियल्स पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक डाकू को किसी ने उसके स्पेयर से मार दिया है। दूसरी तरफ जो डाकुओं का दूसरा लीडर होता है वो भी उन ऑफिशियल से फाइट करने में लगा हुआ है, और वो बंदा इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है, इन दोनों गाय से इन दोनों लोगों से निपटना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर मेरी सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो मैं बिल्कुल भी जीत नहीं पाने वाला इनसे। और इस बंदे की बॉडी कपकपाने लगती है। तभी अचानक से हमें उस ऑफिशियल को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए अपने स्पेयर से अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि तुम आज मेरे हाथों से मारे जाओगे लियू जीपिंग। तभी वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं जो कि उस पर अटैक कर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ओपनिंग मिल चुकी है। लेकिन जैसे ही उन्हें ओपनिंग मिलती है तो वो बंदा उड़कर डायरेक्टली उनके ऊपर पहुंच जाता है। ये देखने के बाद उन दोनों का जो अटैक है वो वहां पर काम नहीं करता, और वो दोनों के दोनों सफराद हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जब बाकी के लोग इसको देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी एक स्वॉर्ड उड़ती उड़ती किसी की तरफ जाने लगती है, और वो बंदा इसे देखने के बाद कहने लगता है कि ये तो स्पिरिट मैजिकल वेपन है। आखिरकार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो। वो दोनों के दोनों उसकी स्वॉर्ड से बचने में कामयाब तो रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। लेकिन अचानक से वो अपने आप के करेज को, अपनी हिम्मत को जुटाते हैं और कहने लगते हैं कि मैजिकल स्वॉर्ड, अरे घंटा, तुम बस इसके लिए एक गंदा सा नाम चुन सकते हो, और इस स्वॉर्ड को तो, तुम्हारी इस टेक्निक का तो अनफिट नाम है, बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा तुम्हारी टेक्निक पे। और अगले ही पल वो स्वॉर्ड वहां से निकलती है और वो उड़कर वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। और वो बंदा अपनी आयरन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो स्वॉर्ड उस पर अटैक ना कर पाए। लेकिन उसके बाद भी वो स्वॉर्ड उसके शील्ड बैरियर को तोड़कर घुस जाती है और उसके दिल पर स्टैब कर देती है। तभी अगले सीन में हमारे सेक्टर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि किसी बंदे से फाइट कर रहा है। और फाइट करते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो चीफ फोर्ट्रेस है और इस चीफ फोर्ट्रेस का जो मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और बहुत ही ज्यादा अजीब। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आखिरकार इस बंदे पर कितना ज्यादा अटैक करता हूँ, कौन सा ज्यादा अटैक करता हूँ, इसके अंदर तो कोई भी किसी प्रकार से फिजिकल डैमेज होता ही नहीं है, और ना ही इसकी बॉडी से किसी प्रकार का कोई भी खून निकलने में लगा हुआ है, और ना ही इसे पेन महसूस हो रहा है, ना ही ये थक रहा है। इससे तो मुझे सिर्फ एक ही कंक्लूजन पर पहुंचने में लगा हुआ कि ये बंदा ह्यूमन नहीं है, बल्कि मैं ये एक कॉप्स है, डेड बॉडी। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो सीनियर ब्रदर लियू जीपिंग है वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो डाकू का लीडर होता है दूसरा वाला, वो अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है, वो भी उड़ते उड़ते, और वो हमारे मास्टर पर अटैक करने लगता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मास्टर देखकर वो बंदा आप पर अटैक करने वाला है। और सारी की सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद उसका मास्टर मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो भी मेरे डिसिपल GUA ने मुझसे कहा था वो सब कुछ सच है क्या। तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है वो डायरेक्टली उसके मास्टर के सीने में जाकर घुस जाती है, जिससे कि इसके मुंह से खून निकलने लगता है और उस मास्टर को वहीं पर चोट लग जाती है और वो अपने घुटनों के ऊपर वहीं पर बैठ जाता है। और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस होने में लगा हुआ है हम सभी को। और अगले ही पल हमें उस टाओइस्ट को दिखाया जाता है 5 चैनल पाथ के, वो वहां पर हमारे मास्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और हंसते हुए कह रहा होता है, वाह वाह वाह, आज वो दिन आ ही गया। और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि कॉपर आर्मर्ड कॉप्स, ये मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है जिसे मैंने अभी तक रिफाइन किया है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं कह रहा होता, जिस पर ना ही किसी तरीके का कोई भी अटैक का असर पड़ने में लगा हुआ होता है। और उसका मास्टर कहने लगता है कि 5 चैनल थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वह वहां पर खड़ा होता है, खड़े होने के बाद अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में डालता है और वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड का अटैक उस बंदे पर करने के लिए रेडी होने लगता है। और इसका मास्टर इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, कूल लग रहा होता है, क्या ही बताओ। और वो डायरेक्ट उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखने के बाद वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है, क्या तुम वाकई में मरने के दम पर भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, अपने इस लास्ट मोमेंट पर भी। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो मास्टर होता है वो और कुछ नहीं, अपनी सारी की सारी एनर्जी स्वॉर्ड में डालने के बाद उस बंदे पर स्वॉर्ड से अटैक कर पड़ता है। लेकिन वो बुड्ढा काफी ज्यादा तेज होता है, सबसे पहले अपनी उस पपेट के पीछे जाकर छुप जाता है और उससे ऑर्डर करने लगता है कि जाके वो उसके मास्टर को मार सके। और तभी वो पपेट वो जो स्वॉर्ड होती है वो अपने शरीर पर ले लेती है, जिससे कि वो स्वॉर्ड उस बंदे तक ना पहुंच पाए, ना बुड्ढे तक पहुंच पाए, और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते है वो कॉप वो पपेट। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब दोनों की पावर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती है तो उनकी जो एनर्जी होती है आपस में कोलाइड होने के बाद बहुत ही ज्यादा रोशनी छोड़ रही होती है। और तभी अगले ही पल वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो मास्टर होता है MC का, वो उस कॉप्स को मारने में कामयाब रहता है। उसको मारने के बाद भी वो रुकता नहीं है और उस बुड्ढे को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब बुड्ढा देखता है कि उसकी कॉपर आर्मर्ड कॉप्स की इसने ऐसी की तैसी मार दी है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है। और तभी सामने देखता है कि सेक्टर लीडर लियू उसकी तरफ बढ़ने में लगे हुए उस पर अटैक करने के लिए।
लेकिन तभी वो बुढ़ा हार नहीं मानता और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक तुच्छ से मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे। और तभी अगले ही पल वह अपनी शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हमारे एमसी की जो स्वॉर्ड होती है वो उसकी शील्ड पर लगने के बाद उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारा मास्टर बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए डिवाइन एंटेंकल हैंड का इस्तेमाल करता है, और वो भी कंप्लीट टेक्निक का, जिससे कि वो शील्ड को बाईपास करने में कामयाब रहता है और उसका अटैक डायरेक्टली उस बुड्ढे के सीधे छाती पर जाकर लगता है, जिससे बचने के लिए वो बुड्ढा बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। लेकिन उस बुड्ढे को चोट तो लग जाती है, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेक्ट मास्टर की सारी एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो रही है। लेकिन जब हमारा एमसी अपनी मास्टर को इस तरीके से देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाते हुए अपनी मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मास्टर आपको क्या हुआ। और वो वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है अपने मास्टर को इस तरीके से देखने के बाद। और बाकी के लोग भी जब देखते हैं सेक्ट लीडर को इतनी गंदी हालत में, तो वह भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉप्स होती है वो तो वहां पर टपक चुकी है, उनका जो लीडर वगैरह होता है, लेकिन जो सेक्ट मास्टर होते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है। ऐसा लगता है कि अब वह मरने वाला है, इसका अंत तो आ गया, मर ही गया, अंत क्या आ गया। तभी बाकी जो राइट हैंड गार्डियन होता है जब इस सिचुएशन को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि लियू डोंग मारा जा चुका है। तभी हम उस बुड्ढे को दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा अपनी आर्मर्ड कॉप्स के पास जाता है, कॉपर आर्मर्ड कॉप्स के पास, और वो स्वॉर्ड उसके माथे से निकाल देता है और उसे सोचता है कि वो कहीं ठीक हो तो शायद फिर से इसका इस्तेमाल कर सके। और वो वहीं पर रोना चालू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हें मैंने आज तक बड़ा करने में मुझे कम से कम 20 साल का समय लगा है, और 20 साल में मैंने अपने खून पसीना और आंसू लगा दिए थे तुम्हें इस तरीके से बड़ा करने के लिए। तभी वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कहने लगता है कि 5 चैनल लीडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर गोस्ट हेड बंडित ग्रुप के असली लीडर कोई और नहीं बल्कि मैं तुम हो। और तभी वे बंदा अपने जेब से एक आइटम निकालते उससे क्या लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर इस आइटम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था, जो लॉर्ड ली थे उन्होंने पहले ही तुम्हारे इन स्कैम्स को देख लिया था। उस वेपन को देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है शिट, ये चीज इसके पास यहाँ क्या कर रही है, और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है बल्कि मैं फॉरबिडन स्पिरिट रिंग है। और वो बुढ़ा जब इसको देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये फॉरबिडन स्पिरिट रिंग तो सीक्रेटली उस आर्मी के द्वारा बनाई गई थी, जिससे कि वो किसी भी कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर सके। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस बंदे के हाथ में ये एनर्जी का ये जो वेपन है वो कर क्या रहा है। तभी उस बंदूक ग्रुप का जो दूसरा लीडर होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, आपको जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा और भागना होगा। तभी ऑफिशियल उस बंदे का पीछे करता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचाने के बाद यहाँ से भागने में कामयाब रहोगे। पीछे वाला बंदा भाग कर आता है, उस बंदे को जाकर डायरेक्टली अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपनी डीपिंग हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि वो डाकू का लीडर ना भाग ना पाए यहाँ से। और जब वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उस डाकू के हैंड की हाथ की ऐसी की तैसी हो जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, जो तो वो चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में उस बंदे ने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी में रिलीज कर दिया होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है, उसकी पेन होने लगता है हर जगह पर, और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर मुझे बचाइए। और उस बंदे के मरने के बाद वो दूसरा वाला जो डीपिंग हैंड टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था वो आता है उसके पास, उससे कहने लगता है कि अगली बारी तुम्हारी बारी। जब बुड्ढा उसको देखता है तो काफी तक घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पैथेटिक स्ट्रेंथ है तुम मुझे उस स्ट्रेंथ के साथ हराने में कामयाब रहोगे। और तभी डीपिंग हैंड टेक्निक का मास्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो बुड्ढा भी हार नहीं मानने लगता, अपनी छड़ी घुमाता है झाड़ू की चकला मुंह वाली, और बहुत ज्यादा गोश्त उसकी तरफ छोड़ देता है उस बंदे को मारने के लिए। और इसको देखते हुए वो जो बंदा उस रिंग को पकड़ा हुआ था वो उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था एक ऐसे बंदे से जो कि उन गोल्स का हायर है, मालिक है, लेकिन ये कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है कि तुम अब नहीं बचने वाले। और एक तालिस्मान निकालता है और उस तालिस्मान को आसमान की तरफ शूट कर देता है, जिससे कि एक बीम निकलती है आसमान की तरफ, और उस आसमान में से अजीब तरीके की रोशनी निकलने लगती है। और वो रोशनी कोई नॉर्मल रोशनी नहीं होती बल्कि मैजेंटियन 5 थंडर तालिस्मान होता है, जिससे कि आसपास जितनी भी बिजली होती है वो उन गोल्स पर या फिर उन गोल्स पर गिरने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोरी उनकी वही होती है बड़ी। और वो जैसी जैसी बिजली उन गोश्त पर गिरने लगती है तो वो सभी के सभी गोश्त एक करके मारे जाते हैं। इसे देखने के बाद वो बुड्ढा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या थंडर तालिस्मान, ये तालिस्मान तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और वो बुड्ढा इस मौके का फायदा उठाते हुए उस जादू की छड़ी को वहीं पर गाड़ कर वहां से भागने लगता है। लेकिन जब हमारा एमसी उसको देखता है तो कहने लगता है, क्या तुम मेरी नजरों से भागने की कोशिश कर रहे हो। और तभी उस स्पेल का इस्तेमाल करता है डिवाइन आई का। और जब वो बुड्ढा उसके स्टूडेंट यानी कि हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो कुछ नोटिस करता है कि ये तो मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए हमारे एमसी पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस
पेंटिंग का इस्तेमाल करने लगता है जो कि उसे सेक्ट मास्टर के द्वारा मिली गई थी, और वो वहां पर उस स्वॉर्डमैन को और उन वॉक्स को समन कर लेता है, और वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उसके इस अटैक को रोकने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन उस बुड्ढे का जो अटैक होता है वो उस वॉक को और उस स्वॉर्डमैन को मारने में कामयाब रहता है, मतलब तोड़ सकता है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी नोटिस करता है कि इसे तोड़ने में ये कामयाब रही है ये स्वॉर्ड, और ये स्वॉर्ड हमारे एमसी की तरफ बढ़ रही होती है, तो वो लुमिनिया शील्ड समन कर लेता है। और उसको देखते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है, यहाँ तक कि जो स्वॉर्डमैन से जो हॉक्स हैं वो भी इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोकने में नाकामयाब रहे। और जैसे ही वो बुड्ढा नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये पेंटिंग स्क्रोल, जरा एक मिनट को, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे स्टूडेंट यू चांग है उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं तुम हो। तो ये बात जानने के बाद वो बुड्ढा और भी ज्यादा सनक जाता है और वो अपनी स्पेल्स का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी को मारने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी जब उसकी ये बात सुनता है तो वो उससे कहने लगता है कि 5 चैनल लीडर, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, और वो सारे के सारे अटैक अपनी अपनी लुमिनिया शील्ड से रोकने में कामयाब रहता है। और तभी बुड्ढा अपनी हैंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी को मारने के लिए, और कहने लगता है कि अबे बच्चे तू मर जा मेरे हाथों से। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि जब बुड्ढा वो हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और वो नोटिस करता है कि उसका जो सोल गैदरिंग स्ट्रीमर है वो डैमेज हो चुका है, और वो ज्यादा देर तक इस सिचुएशन को नहीं संभाल सकता और लोगों को नहीं रोक के रख सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और जब वे इतना सोचने में लगा हुआ ही होता है तभी एक बहुत बड़ी बिजली का धमाका सीधे जाकर उस स्ट्रीमर पर जाकर गिरता है, उस जादू की छड़ी पर, जिससे कि वो जादू की छड़ी वहीं पर टूट जाती है। और वो बुड्ढा भागते हुए उससे कहने लगता है कि आज तो मैं तुम्हारी जान यहाँ पर बख्श देता हूँ, लेकिन तुम अगली बार नहीं बच पाओगे मुझसे। और वह बुड्ढा वहां से भागने में कामयाब रहता है। और सारी की सारी सिचुएशन को देखने के बाद जब सभी के सभी लोग वहां पर मर जाते हैं, सारे के सारे गुंडे लोग, तो ऑफिशियल्स लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो चैन की सांस लेते हैं। और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो उसको देखने के बाद कहने लगता है कि अंत में आकर हमने इस बंदे को यहाँ से भागने में कामयाब होने दिया, और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो 5 चैनल लीडर है वो इस ब्लेज का, इस फोर्ट्रेस का असली चीफ निकलेगा और असली लीडर निकलेगा। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जो गोस्ट हैंड बंडिस ग्रुप है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, और जो 5 चैनल लीडर है उसे भी हमने अच्छी तरीके से चोट पहुंचा दी है। अब ये हमारे लिए ज्यादा मुसीबत का काम नहीं बनने वाला, और हमने अपने इलाके से इस बंदे को भगा भी दिया है। तभी वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर गार्डियन को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस 5 चैनल लीडर के जितने भी जॉम्बीज थे वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं, और जो सोल गैदरिंग स्ट्रीमर था वह भी हमने डैमेज कर दिया है, और उसके पास कोई भी ज्यादा वेपन नहीं बचे हुए हैं। अब दूसरी तरफ हमारे एमसी का मास्टर जब मर जाता है तो वो काफी ज्यादा शौक में आ जाता है, और उससे कोई एक बंदा आकर उसके कंधा देता है और उससे क्या लगता है कि जी हुए अभी अभी जो भी यहाँ पर हुआ था उसके बारे में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वे इस वक्त काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उसका मास्टर उसकी आंखों के सामने मारा जा चुका है, और वो कह रहा होता है उसको देखते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया। और इस चीज के निपटने के बाद 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके जो सीनियर ब्रदर लियू हैंग होते हैं वो उसके पास आते हैं, जिसको देखकर एम्प्टी उससे पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लियू हैंग उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फेयरवेल देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो सेक्ट लीडर है वो ऑलरेडी हमने छोड़कर जा चुके हैं, और मैं अपने घर पर वापस से लौट कर जा रहा हूँ। इस चीज को सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है क्या उन लोगों ने तुमसे कुछ कहा। यहाँ पर वो मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि मेरे मास्टर के जितने भी बच्चे लोग थे वो सभी के सभी लोग एब्रॉड से यहाँ पर उनका फ्यूनरल करने के लिए भागते हुए आए, लेकिन सीनियर ब्रदर लीव के द्वारा उन्हें पूरी तरीके से रिप्रेस्ड कर दिया गया था और अपोज किया गया था। लेकिन उन बच्चे लोगों ने हमारे मास्टर के उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई सीनियर ब्रदर लीव, और तो और उनके फ्यूनरल पर सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती जलाने का उन्हें मौका दिया गया, और फिर उसके बाद उन्हें इनके घर से ही यहाँ से भगा दिया गया। और सीनियर ब्रदर लीव इन सभी को बातों को बताते हुए उससे कह रहे होते हैं कि मैं हमेशा से उनके लिए बस एक आउटसाइडर रहा हूँ, मैं ऐसे ही इस जगह को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन मुझे एक तुम्हारे बारे में कुछ याद आया और मैंने सोचा कि ये चीज मैं तुम्हें दे दूं। और वह डब्बा लेते हुए हमारा एमसी पूछने लगता है कि ये क्या चीज है, और वो वहां पर उसमें उस डब्बे में 2 पिल्स होती हैं जो कि क्लियर स्काई पिल्स होती हैं। उसको देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये चीज तुम एल्डर नहीं और मेरे मास्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में जो पिल्स वो मिलने वाली थी वो तो यह वो पिल्स है ना। और इतना ही नहीं बल्कि में जो क्लियर स्काई पिल्स हैं वो किसी भी इंटरनल क्यू रियलमी का जो मार्शल आर्टिस्ट होता है उसकी लिमिट्स को पुश करने में उसकी मदद कर सकती हैं और ब्रेक थ्रू करने में उसकी हेल्प कर सकती है। तो आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि इस तरह की जो चीजें हैं, इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज है, इतना ज्यादा प्रीशियस आइटम है, वो सीनियर ब्रदर लीव के हाथों में क्या कर रहा है। और तभी सीनियर ब्रदर लीव उसे बताने लगता है कि जो मास्टर है उन्हें ये जो पिल्स है वो बंडेज रेज के पहले से ही मिल चुकी थी और इनकी लोकेशंस के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता था और कहाँ पर रखी थी मुझे ही पता था इसके बारे में। और बताने लगता है कि सेक्ट लीडर के जितने भी बच्चे लोग थे उन लोगों ने हमारे मास्टर का जो फ्यूनरल है वो बहुत ज्यादा गंदे तरीके से और केयरलेसली किया था और उन्हें मास्टर के बारे में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि में उनके द्वारा जितनी भी इनहेरिटेंस छोड़ी गई थी वो उसको हासिल करने के लिए आपस में लड़ने में लगे हुए थे। और मैं इस पिल्स को उन लोगों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, क्योंकि जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो भी यही चाहते कि जो स्काई जो क्लियर स्काई पिल्स हैं वो तुम्हें दी जाए।
और उसे वो पिल्स देने के बाद जो सीनियर ब्रदर लियो है वो वहां से जाते हुए कहने लगते हैं कि फेयरवेल जियो है, हम अगर कभी किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। और उसके जाने के बाद हमारा एमसी उन पिल्स को मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो 5 चैनल लीडर है वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है और उसकी जो लोकेशन है वो पूरी तरीके से अननोन है। अब मेरे पास उसके अलावा कोई भी चांस नहीं है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतूं। अब इस सेक्ट में कोई भी लीडर नहीं बचा हुआ है और पूरा का पूरा सेक्ट मैच से भरा हुआ है और मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को इंटरनल स्ट्रेंथ तक पहुंचाना होगा और जल्द से जल्द इंटरनल क्यू रियलमी तक पहुंचना होगा और उसके बाद मैं इस क्लियर स्काई पिल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी अगले ही पल जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तभी दो लोग उसकी तरफ आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जूनियर ब्रदर बाय, हमने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है। यहाँ पर कई सारे डिफेक्शंस हैं रिसीपर्स को लेकर इस पूरे के पूरे सेक्ट में और हम आपकी मदद चाहते हैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो डिफेक्शन वाला काम है वो तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल के जुडिफिकेशन में आता है ना, तो आखिरकार मुझे इसका इंचार्ज क्यों बनाया जा रहा है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि रिसेंटली की बात है कि जो इंटरनल अफेयर्स है ना हमारे सेट के, वो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करने वाले हैं और जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल वो करंटली उसके पास इतना ज्यादा स्टाफ मौजूद नहीं है कि वो इसको संभाल सके और हमें भी यहाँ पर दूसरों के ऑर्डर्स के द्वारा काम करना पड़ रहा है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा है। और हम बात करें जूनियर ब्रदर बाय के बारे में तो उन्हें मिशन अभी तक असाइन नहीं किया गया है इस मंथ में और यही हमारे सेट के रूल कहते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मिशन को तो हम 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट को हैंड ओवर कर भी कर सकते हैं, तुम मुझे रूल के साथ प्रेशर करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, लेकिन तुम मुझे स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पहले बताओ कि आखिरकार मिशन क्या है। तभी वे बंदा उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि ये बात कुछ ऐसी है कि 3 दिन पहले की बात है कि एक आउटर डिसिपल जिसका नाम जांग यूए है वो यहाँ पर भाग गया था, जिसने जेड मून फ्लावर बोर्ड के पिम्स को यानी कि गोंग यूए और लियू कोंग को मार दिया, वो भी अपने हाथों से। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सामने वाला बंदा उससे ये कह रहा होता है कि तुम्हारा जो मिशन है वह जांग गोये को पकड़ना है, या तो जिंदा या फिर मरा हुआ। और हमारा एमसी को ये बात पता चलती है ना तो वो समझ जाता है जांग ये तो वही बंदा है ना जो कि स्टार्टिंग में इसके साथ एडमिशन लिया था उसने यहाँ पर, और उस मूवमेंट के बारे में याद कर रहा होता है कि हमने इस सेक्ट में सेम टाइम पर एंट्री ली थी लेकिन किसी डिफरेंट सिचुएशन के कारण हम लोग अलग अलग रास्ते पर चले गए थे। और उसको देखते हुए उन दोनों को बताने लगता है कि 3 दिन, मुझे लगता है कि 3 दिन में तो वो काफी दूर भाग गया होगा, हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तभी वे दोनों में से कुछ से कोई बताने लगता है कि किसी ने हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है कि जो बंदा था इस बंदे को किसी ने यूनिया विलेज पर कल देखा था और मुझे लगता है कि जो यूनिया विलेज है वो तुम्हारा होम टाउन है और उस जगह से तुम्हारे अलावा कोई भी इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और अगला सीन हमें एक टाउन के बीच का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपने घोड़े पे बैठकर इधर उधर देख रहा होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब से गोस्ट हेड बंडेज पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिए जा चुके हैं तब से जो पूरी की पूरी जगह है और काफी ज्यादा लोग हैं और धंधा वगैरह लोगों का वो इंक्रीज होना चालू हो चुका है और बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और हमारा एमसी वहां पर घोड़े पे बैठकर जाने लगता है और जाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो रास्ता है वो मेरे घर का यूनिये विलेज का है, अगर जो जाओ जिंग है वो वाकई में मुझे चोट पहुंचाना चाहता तो यही वो एक ऐसी जगह है प्राइम स्पॉट जब वो मुझ पर अटैक करेंगे। और तभी वे अपने स्पेल डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो दो लोगों को नोटिस करते हुए क्या लगता है मन में सोचते हुए, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि वो दोनों के दोनों जो मार्शल आर्टिस्ट हैं ये दोनों के दोनों कम से कम इंटरनल रिफाइनमेंट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर छुपकर बैठे हुए हैं। लगता है कि ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मेरे आने का और मुझे मारने के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। अगर ये मैंने कल्टीवेट नहीं किया होता अपनी डिवाइन आइज को तो शायद मैं इनके जाल में अभी तक फंस चुका होता। और अब तो इतना ज्यादा समय तक कल्टीवेट करने के बाद इस टेक्निक को, ये जो टेक्निक है वो मेरे इंस्टिंक्ट से जुड़ चुकी है। अब जबकि हमारे एमसी को इनके प्लान के बारे में पता चल चुका है तो कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार ये लोग किस ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं मुझे फंसाने के लिए। और तभी उसके सामने एक ट्रैप उसे दिखाई देता है जिसको देखकर वो सबसे पहले तो अपने घोड़े को रोक देता है और समझ जाता है कि इन्होंने जान बचा दिया है। और तभी वे दोनों के दोनों फटाक से फुल स्पीड के साथ हमारे एमसी पर कूद पड़ते हैं और हमारा एमसी जब उनको देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये दोनों के दोनों जाओ जिंग के साथ इसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि जाओ जिंग ने इसे भेजा है। और जैसे ही वो दोनों के दोनों हमारे एमसी के सामने आ जाते हैं तो हमारा एमसी उसको देखने के बाद उससे कहने लगता है कि लियू ही क्यों यून, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ पर आ जाओगे और मैंने तुम्हें पहले ढूंढ लिया था कि तुम कहाँ से हो। तभी वे दोनों के दोनों हमारे एमसी पर अटैक करते हैं, उससे कहने लगते कि बहुत होगी तेरी बकवास, अब मर जाओ। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो अपनी पेंटिंग निकालता है और अपनी पेंटिंग में से उस स्वॉर्डमैन को समन कर लेता है ताकि वो उन दोनों से उनकी फाइट करवा सके। और जब इसको वह दोनों के दोनों देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तो एक डिवाइन मैजिक है। और अगले ही पल उनके बस चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने उन दोनों को मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज को वहीं पर जला दिया है और कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्यों मरने के लिए मेरे ही हाथों से मरना था क्या, मतलब मेरे पास आगे मरने के लिए
क्या अजीब लोग हैं यार। जब हमारा एमसी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता है तभी रास्ते में उसे एक विलेज दिखाई देता है जो कि लोटस विलेज होता है। इसको देखने के बाद मन में सोचते हुए कह लगता है कि 3 साल पहले की बात है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रैप में फंस गया था। अब जबकि जो गोस्ट टेरिटरी है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, तो जो यूनिव विलेज है जो कि इसके बहुत ज्यादा नजदीक है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। लगता है कि दूसरे शब्दों में जो 2 से 3 साल लगेंगे ये यूनिव विलेज है उसके तक भी ये जो धुंध है जो गोस्ट विलेज है वो अटैक करने में कामयाब रहेगा। और तभी वो पैदल पैदल चलने लगता है और कह रहा होता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने यूनिव विलेज में जाना चाहिए। अगला पल हमें यूनिव विलेज के मार्केट टाउन का दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे देखकर समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो बाय जी हुए है ना। तभी हमारा एमसी उसे देखता है, उससे क्या लगता है कि सिक्स्थ आंट जांग अंकल डॉग, हाँ ये मैं ही हूँ। और सभी लोग उसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या तुम अकेले यहाँ पर वापस आए हुए हो। तभी हमारा एमसी से बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं और बिल्कुल ठीक है। और कोई कह रहा होता है कि बाई फैमिली का जो बच्चा है वो वाकई में ग्रो हो चुका है। तभी हमारा एमसी से पूछ लगता है कि मैंने सुना है कि जो जांग हुई है वो ऑलरेडी वापस हो चुका है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता था। यह बात सुनने के बाद सभी के पसरे छूट जाते हैं घबराहट के कारण और घबराते हुए पूछने लगते, जी हुए क्या तुम उसे पकड़ने के लिए आए हुए क्या। तभी हमारा एमसी से उससे कह लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी लोग जो जान हुई है और मैं हूँ वो एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं और कलीग्स हैं और मैं यहाँ पर उस बंदे की मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारा जो टारगेट है सब्सक्रिप्शन का वो करवा दीजिएगा इस अगर हो सके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। ख्याल जरूर रखिएगा गाइस।